हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक मिक्सचर के एसिडिक रेडिकल्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं और 2 रेडिकल्स हमने फाइंड आउट किए थे। आज मैं बताने वाली हूँ बेसिक रेडिकल्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो देखिए, बेसिक रेडिकल्स के लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें हमने डाला है जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट है हमारा, उसका एक पिंच। उसके बाद में हम सबसे पहले जीरो ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं, तो जिसका ग्रुप प्रेजेंट डाइल्यूट NaOH है, इसका हम 1 ml के अप्रोक्स टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे। हमें 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया हुआ है। इसके बाद में हमें देखना होता है जब NaOH डालने के बाद में कि उसमें अमोनिया की स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हमें इसको अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि इसमें अमोनिया की स्मेल आती है कि नहीं आती है। और अमोनिया की स्मेल चेक करने के लिए हमें कभी भी डायरेक्ट नोज के पास नहीं ले जानी होती है टेस्ट ट्यूब, बल्कि उसको हाथ से थोड़ा पास करना होता है, ताकि उसकी पंजेंट स्मेल डायरेक्ट हमारी नोज में हम इनहेल ना करें। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी स्मेल नहीं आई है, इसका मतलब है यहाँ पर जीरो ग्रुप एब्सेंट है, क्योंकि जब भी अमोनिया की स्मेल आती है तभी हम फर्दर टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, जो कि नेचुरल रीजन डाल के किया जाता है। लेकिन अगर जीरो ग्रुप अमोनिया की स्मेल नहीं है, इसका मतलब जीरो ग्रुप एब्सेंट है, तो हम फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रोसीड करेंगे। हमने एक बीकर ले लिया है, इस बीकर में हम थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे और मिक्सचर डालने के बाद में हमें जो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमने डाइल्यूट HCl लिया है। हम इस बीकर में इसके 2 ml के अप्रोक्स डाइल्यूट HCl डालेंगे। हम एक्वा सॉल्यूशन भी बना सकते हैं सॉल्ट का, उस एक्वा सॉल्यूशन में भी हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि प्रेसिपिटेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर हम डायरेक्ट भी 2 ml के अप्रोक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, अगर हमने थोड़ा सब्सटेंस लिया है तो। अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस हम HCl ऐड करते हैं। उसके बाद में हम अच्छे से शेकिंग करेंगे इसकी, और शेकिंग करने के बाद में देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, अभी यहाँ पर हम अच्छे से शेक कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ प्रेसिपिटेट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम और अच्छे से शेक कर लेते हैं जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और मिक्स होने के बाद में हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट आता है कि नहीं आता है। अगर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहां पर सिल्वर, मरकरी या फिर लेड हो सकता है, उन्हीं के प्रेसिपिटेट आते हैं। और क्योंकि हमने HCl डाला है तो वो क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, तो उनका व्हाइट प्रेसिपिटेट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोई प्रेसिपिटेट हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। और अगर फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट होता है तो हमें सेकंड ग्रुप के लिए प्रोसीड करना होता है, कोई प्रेसिपिटेट हमें नहीं दिख रहा है। और सेकंड ग्रुप का ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसे कि हम यहाँ HCl मिले हुए इसी मिक्सचर में पास करते हैं। अभी भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, इसका मतलब है कि यहाँ फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। जब भी हमें लिखना होता है फाइल में, तब भी हम यही सेम प्रोसीजर लिखते हैं कि हमारा जीरो ग्रुप के लिए हमने टेस्ट किया, क्या क्या ऐड किया, कुछ भी चेंज नहीं दिखा तो हम लिखेंगे जीरो ग्रुप वॉज एब्सेंट। इस तरीके से हमने फर्स्ट ग्रुप के लिए HCl ऐड किया लेकिन कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो हम लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप वॉज एब्सेंट। अब देखिए, हमें H2S गैस बनानी है, क्योंकि हमें H2S गैस पास करनी पड़ेगी सेकेंड ग्रुप के एनालिसिस के लिए। तो हमें इसके लिए चाहिए फेरस सल्फाइड यानी कि FeS। तो इसके क्रिस्टल बहुत बड़े हैं, तो हम उसको तोड़ कर लेंगे छोटा सा क्रिस्टल, और इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। तो देखिए, हमें ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी चाहिए। ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम एक FeS का क्रिस्टल डालेंगे, और उसके बाद में हमें इसमें डालना होता है एसिड। तो चाहे तो हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, चाहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, या फिर कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। जनरली जो किप्स एपरेटस होता है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाई जाती है। यहाँ पे हम देखिए कंसंट्रेट HCl ले रहे हैं H2S बनाने के लिए, तो इसका लगभग 1-2 ml के आसपास हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अगर हमें ज्यादा अमाउंट में H2S गैस बनानी होती है तो हम किप्स एपरेटस यूज करते हैं, जो कि उसमें 3 राउंड फ्लास्क जैसे होते हैं, प्लास्टिक का apparatus होता है वो। लेकिन अगर हमें कम अमाउंट में बनाना है तो हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में ही बना लेंगे, और इसमें हम एक पासिंग ट्यूब लगाएंगे, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें हमें पास करनी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब होल्डर लिया हुआ है, क्योंकि हमें इसे हीट करना होगा, ज्यादा सा गैस बने ताकि अच्छी सी। ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें कि हमने अभी डाइल्यूट HCl डाला था,
अपना इनऑर्गेनिक मिक्सचर, इसमें हम H2S गैस पास करने वाले हैं। तो देखिए अब हम जो हमने टेस्ट ट्यूब ली है उसको हम हीट करेंगे, और जो हमारी पासिंग ट्यूब है यहाँ से H2S गैस निकलेगी जिसको कि हम पास करेंगे। देखिए कितनी तेजी से H2S गैस निकल रही है। इसको हम अपने इनऑर्गेनिक सॉल्ट के सॉल्यूशन में पास करेंगे। तो देखिए जब कभी भी सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो या तो येलो, ब्राउन या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया है, लेकिन किस कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा एग्जैक्टली हमें तब तक H2S गैस पास करनी होती है जब तक कि प्रेसिपिटेट कंप्लीटली ना बन जाए। हम H2S पास करते हैं, इसका मतलब है कि जो भी रेडिकल होगा वो अपने सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगा, चाहे वो सेकेंड ग्रुप के जो भी रेडिकल्स हों, चाहे वो कॉपर हो, बेरियम हो, ये सारे के सारे रेडिकल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। तो देखिए यहाँ ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है हमारा, और जैसा कि हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट से फाइंड आउट किया था कि थोड़ा ब्लूइश दिख रहा था, तो हमने यही आइडिया लगाया था कि इसमें कॉपर प्रेजेंट होना चाहिए। सल्फेट हमारा एज एन एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट हो गया है, तो ये अगर कॉपर सल्फेट सॉल्ट मिला होगा तो ये कॉपर प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ये अभी देखिए प्रेसिपिटेट अच्छे से बन गया है। हम इसको फिल्टर कर लेंगे। तो देखिए हमने एक फनल लिया हुआ है, एक बीकर लिया है, इसमें हम फिल्टर पेपर लगाने वाले हैं। फिल्टर पेपर को अच्छे से फोल्ड करके लगाना चाहिए, इसके 3 एंड एक तरफ और 3 फोल्ड एक तरफ और 1 फोल्ड एक तरफ लेकर इस तरीके से हम इसे लगाते हैं, और इसमें हम प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेंगे। तो जो भी प्रेसिपिटेट है वो सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स के लिए हम रखेंगे, और जो भी हमारा फिल्ट्रेट है उसमें हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आगे के सारे ग्रुप्स के लिए टेस्ट करेंगे। तो बीकर में हमारा फिल्ट्रेट आएगा और जो हमारा फिल्टर पेपर है उसमें हमारा प्रेसिपिटेट आएगा। तो इसको हम फिल्टर होने देते हैं, और तब तक हमें इसको वॉश करना होगा हॉट वाटर से। तो हम थोड़ा सा डिस्टिल वाटर हॉट मतलब हीट कर लेते हैं ताकि थोड़ा वार्म वाटर मिल जाए हमें, जिससे कि हम इसकी वॉशिंग कर पाए प्रेसिपिटेट की। जब तक ये फिल्टर होता है हम थोड़ा सा वाटर गर्म कर लेते हैं। सारा प्रेसिपिटेट हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो देखिए हम सेपरेट हमारा हो गया है, फिल्टर हो गया है कम्प्लीटली। हमारा प्रेसिपिटेट है, देखिए इसको हम वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद में हम इसको अलग से निकाल लेंगे। हमारा फिल्ट्रेट है, इसे हम थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी आगे के ग्रुप्स हैं उनके टेस्ट करने वाले, इसको हम अलग रख देते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रेसिपिटेट आया है इसको हम ग्लास रॉड की हेल्प से एक बीकर में ट्रांसफर कर लेते हैं, और बीकर में ट्रांसफर करने के बाद में हम आगे के लिए टेस्ट करेंगे। फिर इसमें अपने सेकेंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स के लिए अगर इस तरीके से ट्रांसफर नहीं होता है तो हम जो भी आगे डिसॉल्व करने के लिए कोई भी सॉल्वेंट लेना चाहते हैं उसको भी हम डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं, फिल्टर पेपरों पे नीचे बीकर से इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें लेना है येलो अमोनियम सल्फेट। इसमें इस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करेंगे, तो हम बीकर में जिसमें हमने प्रेसिपिटेट लिया है उसी में हम इसको डाल देंगे ताकि उसमें ये डिसॉल्व हो जाए प्रेसिपिटेट, और इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर पूरा डिसॉल्व हुआ है या फिर प्रेसिपिटेट रह जाता है, तो हम ये चेक करेंगे अच्छे से शेक कर करके। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लास रॉड की हेल्प से भी अगर हम थोड़ा सा शेक करते हैं तो भी थोड़ा सा यहाँ प्रेसिपिटेट हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये थोड़ा ब्लूइश भी हमें दिखाई दे रहा है, तो मे बी कॉपर कंफर्म हो सकता है, इसमें हम आगे का टेस्ट करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेट और ज्यादा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम इसको फिल्टर कर लेंगे पहले। तो हम इस फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको फिल्टर कर लेते हैं जो प्रेसिपिटेट बना है येलो अमोनियम सल्फेट में प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करने पर। तो देखिए ये प्रेसिपिटेट हमारा फिल्टर हो रहा है। इसको फिल्टर करने के बाद में हम नेक्स्ट अपना प्रोसीजर करेंगे, हम इसको हॉट वाटर से वॉश करेंगे ताकि जो भी हमारा येलो अमोनियम सल्फेट था वो इसमें से वॉश हो जाए। तो देखिए जैसे जैसे हम प्रोसीजर करते जा रहे हैं वैसे ही प्रोसीजर में फाइल में लिखना होता है। इसके बाद में हमें लेना है डिस्टिल वाटर 5 ml,
और जितना हम डिस्टिल वाटर लेंगे उतना ही हमें लेना होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाएंगे। इक्वल अमाउंट में हम डिस्टिल वाटर और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे। जब कभी भी हमें नाइट्रिक एसिड या फिर किसी भी एसिड का डाइल्यूशन करना होता है तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी हमें एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना है, बल्कि वाटर में एसिड को धीरे धीरे करके ऐड करना होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में अगर हमने वाटर में एसिड डाला तब तो ठीक है, डाइल्यूशन अच्छे से होगा, लेकिन अगर हमने एसिड में वाटर डाल दिया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से बम्पिंग हो सकती है और बम्पिंग से हम जल भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें पहले बीकर में बड़े साइज का बीकर लेना चाहिए और उसमें डिस्टिल वाटर पहले से रखकर उसमें एसिड धीरे धीरे करके ऐड करना चाहिए। देखिए ये हमारा सॉल्यूशन बन गया है। अब हम इसमें जो हमारा प्रेसिपिटेट अभी आया था, जो हमने वॉश किया था, उसको ट्रांसफर करेंगे। चाहे तो हम इसमें, क्योंकि हमने डिस्टिल वाटर तो लिया ही हुआ है, हम उसको वॉश ग्लास पर डिस्टिल वाटर की हेल्प से ट्रांसफर करके इस सॉल्यूशन में मिला सकते हैं, ताकि कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हमारा इसमें आ जाए। हमने देखिए वॉश ग्लास में ले लिया है इसको, डिस्टिल वाटर से ट्रांसफर कर लिया है और सॉल्यूशन में हमने इसको डालकर अब इसको डिसॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो प्रेसिपिटेट बेकार ना हो, इसलिए ये अच्छा आइडिया है कि हमेशा वॉश ग्लास में इसको लेकर ट्रांसफर कर लेना चाहिए किसी सॉल्वेंट से। अब जो हमारा सॉल्यूशन आया है इसको हम बॉयल करेंगे। तो हम वायर गॉज पे रखकर इसको देखेंगे, थोड़ी देर तक रख के देखिए थोड़ा सी बॉयलिंग शुरू हो गई है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसको हटा लेंगे और देखिए हम देखेंगे कि हमारा जो भी प्रेसिपिटेट है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है। इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट करने के लिए, फर्दर टेस्ट करने के लिए। और उसको ये देखिए ट्रांसफर करने पे हमें कोई बिल्कुल भी कोई प्रेसिपिटेट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद में हमें इसमें इसका एसिडिफिकेशन करना है, तो हम डाइल्यूट H2SO4 इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि एसिडिफाई हो जाए। हमने नाइट्रिक एसिड के साथ तो इसको डिसॉल्व किया ही था, अब थोड़ा सा H2SO4 भी ऐड करेंगे। हमने H2SO4 डाइल्यूट किया हुआ है, कंसंट्रेट से डाइल्यूट बनाया है, इसीलिए वो बीकर में रखा हुआ है। इसके बाद में हमें इसमें ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनिया सॉल्यूशन एक्स्ट्रा प्योर। तो जो अमोनिया सॉल्यूशन होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, जिसको कि हम हाइड्रेट अमोनिया भी कहते हैं। जब भी अमोनिया सॉल्यूशन या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत पंजेंट फ्यूम्स निकलते हैं, जिससे कि आपकी आंखों में अगर चले जाएंगे तो उससे टीयर्स भी आ सकते हैं, या फिर अगर नाक में चले गए, आपने इनहेल कर लिए, तो बहुत ज्यादा अंदर जाकर एकदम बहुत पंजेंट स्मेल होती है इसकी। तो देखिए हमने ट्रांसफर कर लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। थोड़ा सा और ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये ब्लू कलर आना चाहिए। धीरे धीरे करके हम ट्रांसफर करेंगे और कलर चेंज देखेंगे इसका। देखिए थोड़ा लाइट ब्लू हमें दिखने लगा है। देखिए थोड़ा ब्लू कलर हमें दिखने लगा है। थोड़ा सा और ट्रांसफर करते हैं हम। तो और ट्रांसफर करने से देखिए कलर थोड़ा और डार्क होगा। देखिए थोड़ा सा डार्क हुआ है कलर पहले से। इसका मतलब है इसमें कॉपर प्रेजेंट हो सकता है। अब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेंगे और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। देख टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेकर इसका सॉल्यूशन बनाकर अलग रख लेते हैं। इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और डिस्टिल वाटर से इसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे। अब देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन हमने बना लिया है, और जो अभी हमने H2SO को ट्रांसफर करके सॉल्यूशन बनाया था उसको हम थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेंगे और एसिडिफाई करेंगे। हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है एसिडिफिकेशन के लिए, और इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करना है कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो जाए सॉल्यूशन में। क्योंकि अगर एसिडिफिकेशन ठीक से नहीं होता है तो फाइनली जो एक ब्राउन कलर आना चाहिए, जो कि कॉपर को कंफर्म करता है, वो ब्राउन कलर नहीं आता है।
अब हमने थोड़ा सा ग्लेशियल एसिटिक एसिड ट्रांसफर किया है। इसके बाद हम इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन डालेंगे जो भी हमने बना कर रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब में। तो हम सॉल्यूशन डालकर देखते हैं कि इसमें ब्राउन कलर आता है तो कॉपर कंफर्म हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे और कलर चेंज देखेंगे। अभी कलर नहीं आया है, देखिए अभी कोई भी कलर नहीं आया है, तो पॉसिबली यहाँ पर शायद ग्लेशियल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थोड़ी कम रह गई है। हम थोड़ा सा और पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालकर देख लेते हैं, फिर भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए इसमें, तो हम देखेंगे कलर चेंज। थोड़ा सा एसिडिफिकेशन करके देखते हैं। तो देखिए हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड थोड़ा सा ऐड करा है दोबारा, तो थोड़ा सा लाइट रेड ब्राउनिश कलर आ गया है। इसका मतलब है कॉपर कंफर्म हो गया है। तो हमारा एक जो बेसिक रेडिकल है वो कॉपर कंफर्म हो गया है, जो कि सेकंड ग्रुप का रेडिकल है। इसके बाद में जो हमने फिल्ट्रेट लिया था सेकंड ग्रुप का प्रेसिपिटेट अलग हटाने के बाद में, जिससे कि हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करने वाले थे, क्योंकि हमने उसमें एस्ट्रस गैस पास की हुई थी, तो हमें उस एस्ट्रस गैस को अब इवेपोरेट करना पड़ेगा ताकि वो सॉल्यूशन से निकल जाए। इसके लिए हम इसकी बॉयलिंग करेंगे और इसकी अच्छे से बॉयलिंग करेंगे और थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालकर भी बॉयल कर लेंगे ताकि H2S गैस पूरी तरीके से बाहर निकल जाए और हम थर्ड ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट को इसमें ऐड कर पाए। तो देखिए इसकी बॉयलिंग शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। जब बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। हमने इसको उतार लिया है वायर गॉज से। अब इसमें हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि H2S गैस अच्छे से बाहर निकल जाए। फिर हम फर्दर से इसकी बॉयलिंग करेंगे। और बॉयल करने के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन आता है उसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद में हम हमारे जो ग्रुप थर्ड के ग्रुप रिएजेंट हैं अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हमने अमोनियम क्लोराइड सॉलिड लिया हुआ है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड इस सॉल्यूशन में डालेंगे और उसको डिजोल्व कर लेंगे। और डिजोल्व करने के बाद में हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि प्रेसिपिटेट आता है कि नहीं आता है। अगर प्रेसिपिटेट आता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं और हम देखेंगे प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए इसे ट्रांसफर करने से कलर चेंज हुआ है। कलर तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर हो गया है क्योंकि कॉपर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो वो कॉपर फिल्ट्रेट में अगर थोड़ा बहुत चला गया होगा तो उसकी वजह से भी ये कलर दे रहा है। लेकिन हमें प्रेसिपिटेट अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। इसका मतलब है हमने फिल्टर पेपर रखकर भी देखा है, कोई प्रेसिपिटेट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर थर्ड ग्रुप एब्सेंट है। तो हम लिखते टाइम पर लिखेंगे कि हमारा थर्ड ग्रुप एब्सेंट था। उसके बाद हम इसी सॉल्यूशन में फर्दर H2S गैस पास करेंगे जो कि हमारा फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है। और देखिए H2S गैस पास करने से यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया है। प्रेसिपिटेट का बनना ये बताता है कि इसमें फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम अच्छे से प्रेसिपिटेट बनने देंगे ताकि फोर्थ ग्रुप के जो भी रेडिकल्स इसमें हों वो अपने सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएं। इसके बाद में हम इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेंगे। तो जो हमारा फिल्ट्रेट आएगा उसमें हमारा फिफ्थ सिक्स ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है और हमारा जो प्रेसिपिटेट आएगा उसमें हमारा फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स आ जाएंगे। तो एक तो हमारा सेकंड ग्रुप का रेडिकल आ ही गया है कॉपर। अब हमारा एक और रेडिकल बचता है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्ट्रेट को सेपरेट आउट कर देंगे और जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा उसमें हम फोर्थ ग्रुप रेडिकल्स के लिए टेस्ट करेंगे। तो देखिए फिल्टर हो गया है। इसको फिल्टर होने के बाद में इसकी भी हम वॉशिंग कर लेते हैं। देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। तो फिल्टर होने के बाद में हमने इसकी वॉशिंग कर ली है हॉट वाटर से और इसके बाद में हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे।
तो देखिए इसको भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं प्रेसिपिटेट को। और इसके बाद में देखिए हमारे 3 रेडिकल्स आ गए हैं, हमारे 2 एसिडिक रेडिकल्स आए हैं, कार्बोनेट और एक सल्फेट, और हमारा एक बेसिक रेडिकल आया है कॉपर। अब हमें एक और रेडिकल चाहिए, तो हमने देखिए इसको डिस्टिल वाटर की हेल्प से ट्रांसफर कर लिया है। उसके बाद में हमें इसमें डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के हम इसको अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे। अगर इस अमाउंट में डिजोल्व नहीं होता है हम तो और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रांसफर करेंगे और इसको अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे। और डिजोल्व करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम हीट भी करेंगे। अभी हम थोड़ा सा और ट्रांसफर कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमारा 4th ग्रुप है तो 4th ग्रुप में जिंक प्रेजेंट हो सकता है, जिसके के लिए हम टेस्ट करके देखेंगे। सबसे पहले जिंक के लिए हम इसको पहले फिल्टर कर लेंगे। देखिए फिल्टर करने के बाद में जो भी हमारा फिल्ट्रेट है उसको हम लेंगे और उसको बॉईल करेंगे। तो जो हमारा फिल्ट्रेट आ रहा है उसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में उसको हम ठंडा करेंगे। अगर जल्दी ठंडा करना हो तो हम टैप वाटर से भी ठंडा कर लेते हैं। और उसमें उसके बाद में हमें ट्रांसफर करना होगा डाइल्यूट NaOH। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है इसका मतलब है कि जिंक कंफर्म हो जाएगा। या तो हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी इसमें बहुत बार डालकर देख लेते हैं, सॉरी पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी डालकर देख लेते हैं। अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड से भी प्रेसिपिटेट आ जाता है ब्लूइश तो भी सल्फेट कंफर्म हो जाता है। लेकिन हम अभी यहाँ NaOH का टेस्ट करेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कंसंट्रेशन का NaOH की। अगर NaOH की कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है, देखिए हम टैप वाटर से ठंडा कर रहे हैं पहले इसको। अगर टैप वाटर NaOH की अमाउंट ज्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेट तो तुरंत आकर डिजोल्व हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना होता है। शायद यहाँ डिजोल्व हो गया प्रेसिपिटेट हमारा। तो जिंक हमारा 4th रेडिकल कंफर्म हुआ है। इस तरीके से 4 रेडिकल्स हमारे फाइंड आउट हो गए। होप आपको समझ में आया होगा इनऑर्गेनिक मिक्सचर किस तरीके से एनालाइज किया जाता है।